हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज मैं आप सबके सामने में एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं और ये चैप्टर आपकी किताब की एक पोएम है। इस पोएम का नाम है द आउटसाइडर और ये पोएम है क्लास 8 के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, उनकी इंग्लिश की किताब रेडियंस पार्ट 3 से। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द टाइटल ऑफ द चैप्टर, द आउटसाइडर। तो आप सब लोग इसका मतलब समझ पा रहे हैं क्या? आउटसाइडर मतलब क्या होता है? इनसाइड आउटसाइड ये तो समझ में आता ही होगा। इनसाइड जहाँ पर हम लोग बोलते हैं घर के अंदर की बात, आउटसाइड घर के बाहर की बात। तो यहाँ पर जो टाइटल है वो है आउटसाइडर। आउटसाइडर घर के बाहर का आदमी या बाहर का आदमी, आपके घर का आदमी नहीं, बाहर का आदमी, बाहर के जैसी फीलिंग होना। तो यहाँ देखते हैं कि वार्मर सेक्शन में क्या है। वार्मर सेक्शन में एक क्वेश्चन है, हाउ आर द फिजिकली और विजुअली चैलेंज्ड पर्सन सिमिलर और डिसिमिलर टू द नॉर्मल पीपल, डिस्कस द डिफरेंसेज एंड सिमिलरिटीज। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, हाउ आर दीज पर्सन्स जनरली व्यूड ट्रीटेड बाय पीपल। तो आप सब लोग जरा सा सोच करके देखो कि कैसा लगता है। आप लोगों ने कभी किसी को देखा है जिसके हाथ नहीं हो, जिसके पैर नहीं हो, जो सुन नहीं सकता हो, जो बोल नहीं सकता हो? तो यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं अपंग लोगों के बारे में, फिजिकली चैलेंज लोगों के बारे में, हैंडीकैप्ड लोगों के बारे में। ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई पुरुष या महिला जिसके हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, जो चल नहीं सकता हो, बोल नहीं सकता हो, हाथों से सामान उठा नहीं सकता हो। तो यही सवाल आपके वार्मर सेक्शन में है कि क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है और आपको क्या लगता है कि ये लोग आम लोगों के साथ में कितने सिमिलर, कितने उनके जैसे होते हैं और कितने उनसे डिसिमिलर, उनसे अलग होते हैं, और आम लोगों में और इन हैंडीकैप लोगों में क्या क्या अंतर होता है। दूसरी बात है कि लोग इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, और आम लोगों का व्यवहार इनके प्रति कैसा होता है। So these are the two questions in your warmer section of the chapter The Outsider। तो ये सोचने की बात है और अभी आगे चल करके आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर का टाइटल आउटसाइडर क्यों है। So we are going to start the poem. So the first line is, I am handicapped and wheelchair bound। देख लीजिए कि ये कविता कैसे शुरू होती है, ये पोएम कैसे स्टार्ट होता है। तो इसमें जो ऑरेटर है, जिसने ये पोएम लिखा है या जो कहना चाहता है इस पोएम के जरिए, उसका कहना है कि आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड। मैं अपंग हूँ और व्हील चेयर से बंधी हूँ। एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नॉट मेक ए साउंड, जस्ट टू स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड गो बाई विथ सेंटी पेशेंस एंड नेवर साई। तो यहाँ पर इस किताब में मैं देख रहा हूँ कि एक बच्ची की तस्वीर है, एक लड़की की तस्वीर है जो अपने व्हील चेयर पर बैठी हुई है और उसका चेहरा नीचे की ओर लटका हुआ है और उसकी आंखें थोड़ी उदास सी हैं। तो वह कहती है कि मैं अपंग हूँ और व्हील चेयर से बंधी हुई हूँ, और मुझसे ये उम्मीद की जाती है सब लोगों के द्वारा, जो भी मेरे आस पड़ोस में हैं, जो भी मेरे साथ में हैं, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, या जो लोग भी मेरा ख्याल रखते हैं, वो सब के सब मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं बस चुपचाप बैठी रहूं और कोई आवाज़ ना निकालूं, कुछ भी नहीं बोलूं। मुझसे बस इतना कहा गया है कि मैं बस थोड़ा सा मुस्कुरा सकती हूं और जो कुछ भी आसपास में हो रहा है, दुनिया में जो कुछ भी जैसे चल रहा है, उसे वैसे ही चलने दूं, उसमें कहीं भी मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कहीं भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसा कहना है। विथ सेंटली पेशेंस एंड नेवर साई, और इसमें क्या है कि मुझे बहुत ही पेशेंस रखना है, बहुत ही धीरज के साथ में रहना है, बिल्कुल चुपचाप रहना है, कभी भी लोगों से बताना नहीं है अपने दर्द के बारे में। आगे वो कहती है, इनसाइड माई हेड थॉट्स कम एंड गो, आइडियाज आर बोर्न विच लॉन्ग टू फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विथ अदर्स, बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज एंड नो वन बोदर्स। तो यहाँ पर उसका कहना है कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में बहुत सारे विचार आते जाते हैं, बहुत सारी बातें मैं सोचती हूँ, बहुत सारे आइडिया का जन्म भी होता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए,
वैसा करना चाहिए। लेकिन ये सब के सब बस मेरे दिमाग में विचार बहते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विथ अदर्स बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज एज नो वन बोदर्स। तो यहाँ पर वो बच्ची कहना चाहती है कि ये जो विचार हैं ये मेरे मुंह से सही से निकल नहीं पाते, ठीक से कह नहीं जा सकते, और इनके ज़रिए मैं बाकी लोगों से जुड़ नहीं सकती, बाकी लोगों के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, उनके साथ में नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी जो बातें हैं वो दूसरे लोगों को अजीब सी लगती हैं, विचित्र बातें लगती हैं, और इसीलिए वो मेरी बातों पर, मेरे आइडियाज़ पर कभी भी गौर नहीं करते। इसीलिए उसने लिखा है नो वन बोदर्स, कि कोई भी मेरी बातों पर, कोई भी मेरे आइडियाज़ पर विचार नहीं करता, गौर नहीं करता। आगे उसका कहना है कि माई टंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क, माई टंग एंड लिप डू नॉट एज आई आस्क, आई कैनॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क। तो यहाँ पर उसका ऐसा कहना है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बोल नहीं सकती। इसीलिए उसका कहना है कि जैसा मैं चाहती हूँ उस तरह से मेरी ज़बान और मेरे होठ नहीं चलते, उस तरह की बातें मैं नहीं बोल सकती, विचार जाहिर नहीं कर सकती। एंड आई कैनॉट परफॉर्म द सिंपल टास्क, सिंपलेस्ट टास्क। सिंपलेस्ट टास्क का मतलब है सबसे आसान काम। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है लोगों के लिए? कुछ भी बोल देना। और यहाँ पर ये बच्ची ऐसा कह रही है कि वो दुनिया का सबसे आसान काम, यही काम जो है, इसे भी सही से नहीं कर सकती। बट आई हैव ए माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर। तो कहती है बट आई हैव ए माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर, कि फिर भी मेरे पास में एक दिमाग है और मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मैं हूँ इस जगह पे, और मैं चाहती हूँ कि आप सबके सब लोग मुझे इग्नोर करके मुझे कैद ना करें, मुझे बंद ना करें। ऐसा कहती है वो सोच समझ सकती है लेकिन सही से बोल नहीं सकती। ओके, तो आगे के आखिरी 4 लाइनों में क्या लिखा है पोइट ने लिखा है टॉक दाउ आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड, आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव, लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लाइफ। तो आखिरी लाइन क्या है? लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लाइफ। तो वो आगे कहती है कि आप सब लोगों को मुझसे बातें करनी चाहिए, मैं समझूं या ना समझूं, जवाब दे सकूं या ना दे सकूं, लेकिन आप सबको मुझसे बातें करनी चाहिए। टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड। तो यहाँ पर क्या है कहना? टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहती है कि वो चाहती है कि कोई उसे छुए, उसका हाथ पकड़े, अपनी ज़िंदगी में शामिल करे, आसपास की एक्टिविटी में, घर परिवार के बातों में लोग उसको भी शामिल करें, उसका हाथ पकड़ें, ताकि उसे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग हो कि वो जी रही है, उसकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं सार्थक है, वो घर के लोगों के साथ में है, समाज के साथ में है, परिवार के साथ में है। और आखिर 2 लाइनों में इन्हीं 2 बातों पर वो जोर डालते हुए कहती है कि आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव, कि मैं जिंदा हूँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मेरा एक वजूद है और मैं आप सब लोगों को समय दे सकती हूँ, इन चीज़ों में, इन कामों में हाथ बटा सकती हूँ। लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लाइफ। तो वो फिर से कहती है लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव, कि मुझे भी जीवन की बातें शेयर करने दो, मुझे भी बताने दो, मुझे भी साझा करने दो कि मेरे मन में क्या चलता है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं क्या बताना चाहती हूँ, मेरा भी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब लोगों के आसपास, उसके बारे में कहने को क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरह की ज़िंदगी जी रही हूँ, जो ज़िंदगी मुझे दी है, जो ज़िंदगी मुझे दी गई है वो किस तरह की ज़िंदगी है, मैं ये बात सबसे बताना चाहती हूँ। तो बच्चों कैसा लग रहा है कि ये जो कविता है वो एक अपंग लड़की के बारे में है
जो दिन भर अपने व्हील चेयर पर बैठी रहती है और घर के जो लोग हैं, परिवार समाज के लोग हैं, वो उसके पास में नहीं जाते, उससे बातें नहीं करते, कोई भी उसके साथ में उसके सुख दुख शेयर नहीं करता। वो बस चुपचाप बैठी रहती है और लोग भी उससे उम्मीद यही रखते हैं कि वो चुपचाप रहे, किसी से कुछ ना कहे। अच्छा, इस पोएम में ऐसा भी लग रहा है जैसे कि उसे सिर्फ चलने फिरने की ही दिक्कत नहीं है, उसके साथ में बोलने की भी दिक्कत है। वो सही से अपनी बातें नहीं रख पाती, सही से अपनी बातें ज़बान से नहीं निकल पाती, बोल नहीं पाती। तभी तो उसने लिखा था कि माई टंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क, आई कैनॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क, कि जो दुनिया का सबसे आसान काम है, बोलना बताना, वो मैं सही से नहीं कर पाती। और जब लोगों का उसके साथ में ऐसा व्यवहार है कि उसे घर के एक कोने में व्हील चेयर पर बिठा करके छोड़ दिया गया है, कोई भी उसके आसपास नहीं जाता, कोई भी उससे बातें नहीं करता, कोई भी उसके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं रखता, तो उसे ये फीलिंग होती है, उसे बुरा लगता है। तो वो कहना चाहती है कि डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर, कि आप सभी लोग मुझे इग्नोर करके मुझे एक कैद खाने की ज़िंदगी में बंद ना कीजिए, कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं हूँ, एग्जिस्ट करती हूँ, मेरा भी दिमाग है और मैं किस तरीके से जी रही हूँ। लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव, कि मुझे भी ये बताने का हक है और मुझे ये बताने का मौका दिया जाए कि मैं कैसे जी रही हूँ। और इसीलिए वो बार बार यही बातें कहती है। वो कहती है ना कि टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड, आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव, कि कोई आकर के मेरे पास बैठे, मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करे, ज़िंदगी की बातों के बारे में बताए, कोई मेरा हाथ पकड़े। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कविता में देखा कि किस तरीके से एक अपंग आदमी की ज़िंदगी कैसी होती है। समाज में लोग, परिवार में लोग उसे अलग थलग कर देते हैं, उसे घर के एक कोने में जीने को विवश कर देते हैं। अब हालांकि उसके साथ में कुछ फिजिकल चैलेंजेस हैं, उसके शरीर में, उसके हाथ पैर, बोलने के तरीके में, सुनने के तरीके में, इस तरह की कोई ना कोई डिजिबिलिटी उसके साथ में हो सकती है। लेकिन हमें उन लोगों के साथ में प्यार से व्यवहार करना चाहिए, उन्हें भी उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहिए, उन्हें भी कहीं न कहीं अपने ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है कि अगर हम लोग इस तरीके से उनके साथ में पेश होते हैं, पेश आते हैं, उनके साथ ऐसा प्रेम भरा व्यवहार रखते हैं, तो उनके ठीक होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। वो अगर जो भी प्रॉब्लम है उसको धीरे-धीरे ओवरकम कर सकते हैं और उनकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। तो अब मैं फिर से ये कहूँगा कि इस कविता का नाम द आउटसाइडर क्यों है? इस कविता का नाम द आउटसाइडर इसीलिए है कि इस कविता में जिसके बारे में ज़िक्र है एक हैंडीकैप्ड लड़की की, उसे लोगों ने घर में रखा तो है लेकिन घर का लोग नहीं मानते, घर का फैमिली मेंबर नहीं मानते। ऐसा सोचते हैं जैसे कि वो बाहर की है, आउटसाइडर है, और उसके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि इसके ग्लॉसरी में कौन-कौन से वर्ड्स हैं। तो पहला वर्ड है हैंडीकैप्ड, वो आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब होता है अक्षम। अनेबल टू यूज ए पार्ट ऑफ द बॉडी इजीली ड्यू टू एन इंजरी और एनी सीरियस इलनेस। बाउंड, बाउंड का मतलब होता है बंधा हुआ होना, जिसका एक बंद दायरा हो रहने का, मजबूर किया गया हो। एक्सपेक्टेड, सपोज्ड, अपेक्षित। सेंटली पेशेंस, इसका मतलब है कि शोइंग पेशेंस लाइक ए सेंट, एक साधु के जैसा एक साधु के अंदर में जिस तरह से सहिष्णुता की भावना होती है, पेशेंस होता है, बड़ा लंबा धैर्य धीरज होता है, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, वो पेशेंस, सेंटली पेशेंस। तो हम लोगों ने देखा कि इस कविता में उस लड़की से यही उम्मीद की जा रही है। अगला वर्ड है साई, कराहना, सुबकना, स्ट्रेंज दैट इज ऑकवर्ड, अद्भुत या विचित्र, अजनबी। इग्नोरेंस दैट इज लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता। इग्नोरेंस मतलब कि लोग आपके साथ में ऐसा व्यवहार करें
कि आपको कुछ आता ही ना हो और इग्नोर करें, आपके महत्व को, आपकी पहचान को, आपके वजूद को नकारें कि आप हो ही नहीं यहाँ पे, या आपके रहने नहीं रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से आपका ये पोएम यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया इसका डिस्कशन। आगे मैं इसका एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा जिसमें मैं इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वेदर दे आर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, वेदर दे आर related with grammatical portion, I will be discussing all those questions and I will help you to answer those questions। और इस तरीके से मैं एक बार फिर से इस चैप्टर के साथ दोबारा आपके सामने में आऊँगा। तब तक आप मेरा चैनल याद रखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बताएं। इस चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग और इसमें मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए और NCERT सिलेबस फॉलो करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स डालने वाला हूं और आपकी पढ़ाई में मैं बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला हूं। मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला हूं। तो नाम याद रखेंगे, न्यू एज कोचिंग। फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।